साथियों, आप सभी का विजय प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में, अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको शॉर्ट में हम लोग UNSC के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि चर्चा में जो है, तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अर्थात UNSC के चुनावों में निर्वाचित सीट जीतने के लिए भारत की प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार कर इसे एक अभियान के रूप में शुरू किया है, जिससे कि भारत जो है अपनी सीट जीत सके। और ये चुनाव जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 गैर स्थायी सदस्यों अर्थात नॉन परमानेंट मेंबर के आगामी कार्यकाल, ये कार्यकाल कब से कब तक होगा, तो 2021-22 के लिए होने हैं। तो ये 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुनाव किए जाने हैं और 5 सदस्यों को चुनना है। तथा भारत जो है G4 यह कार्यक्रम तो भारत द्वारा चालू किया जा रहा है, मतलब अपना प्रचार अभियान। इसके साथ ही भारत G4 समूह में कौन से आते हैं, भारत, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी। तो याद रखिएगा, यदि कहीं पर G4 समूह के बारे में पूछ ले कि इस G4 में कौन शामिल है, तो भारत, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी शामिल है। तो भारत G4 समूह के देशों के साथ UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए भी मांग कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध में। तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र की जो संरचनाएं हैं या जो अंग हैं, उनमें से यह सबसे महत्वपूर्ण इकाई या यूनिट है, या अर्थात अंग है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में किया गया था। और इस संगठन के 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना हैं। सुरक्षा परिषद के जो ये 5 स्थायी सदस्य हैं, इनके पास वीटो का अधिकार होता है। वीटो का अधिकार मतलब कि यदि किसी प्रस्ताव पर इन 5 में से किसी भी देश ने वीटो लगा दिया तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है, जब तक कि इन 5 सदस्यों की रजामंदी ना हो। और इन देशों की सदस्यता, जो ये 5 देशों की सदस्यता वीटो दिया गया है, इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद का जो शक्ति संतुलन था विश्व में, उस शक्ति संतुलन को प्रदर्शित करती है यह। और इन स्थायी सदस्य, मतलब ये जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं, इसके अतिरिक्त इस समूह में UNSC में 10 अन्य देशों को 2 वर्षों की अस्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद में मिलती है। इस प्रकार से कुल इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य क्या होते हैं, ये परमानेंट होते हैं, और 10 सदस्य क्या होते हैं, ये 2-2 साल के लिए चुने जाते हैं, मतलब इनका 2 साल के लिए चुनाव होता है। जैसे कि अभी 5 सदस्य, ये जो 10 सदस्य हैं, इसमें से 5 सदस्यों के लिए 2 वर्षों के लिए चुनाव होना है। इसके अलावा UNSC के स्थायी और अस्थायी सदस्यों को बारी बारी से 1 महीने के लिए परिषद का अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये जो 10 गैर स्थायी सीटें हैं, नॉन परमानेंट जो सीट हैं, इसको क्षेत्रीय आधार पर वितरित किया गया है। कैसे, तो ये इन 10 सीटों में से 5 सीटें जो हैं वो अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए आरक्षित हैं, 1 सीट पूर्वी यूरोपीय देश के लिए, और लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों के लिए 2 सीट आरक्षित हैं, जबकि पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखिएगा कि भारत को यदि इस बार भी UNSC की गैर स्थायी सीट के लिए चुना जाता है, तो भारत गैर स्थायी सीट पर 8वीं बार चुना जाने वाला देश होगा। और पिछली बार यह कब सदस्य रहा है इसका, मतलब यह कब चुना गया था, तो 2011-12 के लिए 2 साल के लिए चुना गया था। तो यदि पूछा जाए कि अभी तक भारत कितनी बार इसका सदस्य बन चुका है गैर स्थायी सीट के लिए या गैर स्थायी सदस्य के रूप में, तो 7 बार अभी तक चुना जा चुका है और 8वीं बार के लिए यह चुनाव लड़ रहा है। अब कुछ अन्य चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे कि G4 समूह। तो G4 समूह क्या होते हैं, तो G4 समूह जो है ये सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग के लिए जापान, जर्मनी, भारत और ब्राज़ील ने G4 के नाम से एक गुट बनाया है, अर्थात एक समूह बनाया है, और ये स्थायी सदस्यता के मामले में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। मतलब इनकी डिमांड है कि इन चारों को भी, जो उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं, उस संख्या को विस्तारित किया जाए और इन चारों को भी उसमें स्थायी मेंबर बनाया जाए। इसके अलावा एक और समूह है जिसका नाम है कॉफ़ी क्लब। तो कॉफ़ी क्लब क्या है, तो स्थायी ये सुरक्षा परिषद जो है, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में विस्तार और G4 देशों को स्थायी सदस्यता के प्रयासों का कॉफ़ी क्लब, या इसको हम लोग UFC अर्थात यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस गुट के देश के ये जो हैं, ये किसका विरोध करते हैं, G4 देशों का
कि जो स्थायी सदस्यता के जो प्रयास हैं, जो उनकी डिमांड है, उसका ये इनके द्वारा कॉफ़ी क्लब या यूएफसी के द्वारा विरोध किया जाता है। तथा कॉफ़ी क्लब के देश जो हैं स्थायी सदस्यता के विस्तार के पक्षधर ना होकर के ये अस्थायी सदस्यता के विस्तार के समर्थक है। मतलब कि जो अस्थायी 10 सीटें हैं उनको ये कहते हैं कि उसका और विस्तार होना चाहिए, ना कि स्थायी सीटों का। और कॉफ़ी क्लब में जो देखें कि कौन सा देश शामिल है, तो कॉफ़ी क्लब में इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको, मिस्र, स्पेन, अर्जेंटीना और दक्षिण कोरिया जैसे 13 देश इसमें सक्रिय रूप से शामिल हैं। और इसमें जो देश शामिल हैं इनके अपने अपने व्यक्तिगत हित हैं। जैसे कि पाकिस्तान जो है ये भारत का विरोध करता है कि भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से यूरोप में इटली जो है यह जर्मनी का विरोधी है, जर्मनी का विरोध करता है कि उसको सदस्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से यदि आप दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पर अर्जेंटीना जो है वह ब्राज़ील का विरोध करता है, और एशिया में दक्षिण कोरिया जो है यह जापान की स्थायी सदस्यता की डिमांड का विरोध करता है। इसके अलावा एक और समूह है जिसका संबंध इससे नहीं, अर्थात यूएनएससी से नहीं है, उसका नाम है क्वाड समूह। तो क्वाड समूह में 4 देश हैं। कौन कौन से? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो यदि पूछ लिया जाए कि क्वाड में कौन से देश शामिल हैं, तो याद रखिएगा भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इस क्वाड को नवंबर 2017 में औपचारिक रूप से इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हिंद और प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती हुई शक्ति को संतुलित करना, अर्थात उसको कंटेन करना है। तो याद रखिएगा क्वाड का जो निर्माण किया गया है इस ग्रुप का, चीन को संतुलित करने के लिए किया गया है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं 163348 2002 NN4। यह एक क्या है? क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्टेरॉयड है। यदि कहीं पर यह नाम परीक्षा में दे दे कि पूछ ले कि यह अभी हाल ही में चर्चा में था, यह क्या है, तो याद रखिए क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है। तो उसमें आपका ऑप्शन में क्षुद्र ग्रह दे सकता है या कोई ग्रह दे सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन बना सकते हो। तो याद रखिएगा ये एक एस्टेरॉयड है। तो चर्चा में यह क्यों आया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन, तो ये हिंदी नाम से मत घबराइएगा, यह नासा का ही हिंदी में नाम है। तो नासा, जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो नासा ने घोषणा की है कि एक विशाल क्षुद्र ग्रह कि पृथ्वी के पास से होकर गुजरने की उम्मीद है। और यह कितने पास से होकर गुजरेगा? कि सुरक्षित दूरी से होकर गुजर जाएगा, जिससे कि पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और इस विशाल क्षुद्र ग्रह को जो नाम दिया गया वो क्या दिया गया? 163348 2002 NN4। और इस क्षुद्र ग्रह की जो खोज है, इस एस्टेरॉयड की खोज कब हुई थी? जुलाई 2002 में की गई थी। अब हम लोग एस्टेरॉयड की जब बात ही करें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एस्टेरॉयड होता क्या है या क्षुद्र ग्रह कहते किसे हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है ये सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पिंड होते हैं, ठीक है। और क्षुद्र ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा जो है ग्रहों के समान ही की जाती है। जिस प्रकार से ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार से यह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इनका जो आकार होता है वो ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा होता है, इसलिए ये ग्रह की श्रेणी में नहीं आते हैं। तथा हमारे सौर मंडल में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्टेरॉयड हैं। उनमें से जो ज़्यादातर क्षुद्र ग्रह जो हैं एस्टेरॉयड, वो जो मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेन एस्टेरॉयड बेल्ट, इसमें पाए जाते हैं। और यह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ पर मिलता है? मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के क्षेत्र के बीच में मतलब स्थित है। मतलब यहाँ पर आपका मंगल ग्रह और ये बृहस्पति ग्रह है, तो इसमें यही बीच में एक बेल्ट पाई जाती है और इसी में ये क्षुद्र ग्रहों का एक पूरा बेल्ट के रूप में ये मिलते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? इसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहते हैं या एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। तो कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि जो मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट है या जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है वह कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है। अब फिर से कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं जिस क्षुद्र ग्रह की हम लोग बात कर रहे थे। तो ये जो क्षुद्र ग्रह है इसको संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह अर्थात पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉयड, जिसको शॉर्ट में PHA कहते हैं, और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तथा नासा की जेट प्रोपल्सन जो लेबोरेटरी है JPL, इसके अनुसार इस क्षुद्र ग्रह का जो व्यास है वो कितना है? 250 से लेकर 507 मीटर के बीच इसका व्यास हो सकता है। तथा इसके पृथ्वी से 5.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरने का अनुमान है, जिससे कि धरती को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब प्रश्न उठता है कि संभावित खतरनाक क्षुद्र ग्रह या पोटेंशियली हैजर्ड्स एस्टेरॉयड क्या होते हैं?
तो ये ऐसे क्षुद्रग्रह होते हैं जिनके पृथ्वी के करीब से गुजरने से पृथ्वी पर खतरा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इस श्रेणी में उन क्षुद्रग्रहों को रखा जाता है जिनकी मिनिमम ऑर्बिट इंटरेक्शन डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है, 0.05 AU। AU क्या होता है, इसको हिंदी में खगोलीय इकाई कहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट कहते हैं इसको, या इससे कम हो। मतलब ये जो मिनिमम ऑर्बिट इंटरेक्शन डिस्टेंस है ये कितनी, 0.05 AU हो या इससे कम हो, तो ये इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। साथ ही एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 22 या इससे कम होना चाहिए। तो यहाँ याद रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को जो मापने की जो यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। ऐसे ही हम लोग AU से इंगित करते हैं। और एक खगोलीय इकाई को यदि देखें तो यह आपका किलोमीटर में कितना होता है, 149.6 इंटू 10⁻6 किलोमीटर होता है। और ये लाइट ईयर में देखें तो 1.581 लाइट ईयर होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि लाइट ईयर जो होता है, प्रकाश वर्ष, यह किसकी यूनिट होती है, तो यह दूरी की यूनिट होती है। और प्रकाश वर्ष कहेंगे किसको, तो जो प्रकाश है, जो लाइट है, एक वर्ष में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। इसके अलावा एक वर्ड और इस्तेमाल होता है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। तो ये किसे कहते हैं, तो ऐसी पिंड या क्षुद्रग्रह या धूमकेतु होते हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऐसे पिंड या क्षुद्रग्रह या धूमकेतु होते हैं जो पृथ्वी पर खतरा उत्पन्न करते हुए उसकी कक्षा के करीब से गुजरते हैं। और ये क्षुद्रग्रह क्या होते हैं, ज़्यादातर बर्फ़ और धूल के कण से मिलकर के बने होते हैं। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं अगुडा फेनिक्स के बारे में। तो अगुडा फेनिक्स क्या है और यह चर्चा में क्यों आया, तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि हाल ही में पुरातत्वविदों ने लीडार तकनीक जो होती है आपकी, ये क्या है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक या टेक्नोलॉजी। तो इस पद्धति से माया सभ्यता या माया संस्कृत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्मारक खोजा है। तो माया सभ्यता के बारे में कई बार चर्चा में आता है, जैसे कि माया सभ्यता का सबसे ज़्यादा चर्चा होती है माया कैलेंडर के लिए। जैसे कि 2012 में कहा जा रहा था कि जो धरती है वो 2012 में समाप्त हो जाएगी, किसके अनुसार, माया कैलेंडर के अनुसार। तथा जो माया सभ्यता है अपने सीढ़ी नुमा जो पिरामिड होते हैं उसके लिए भी ये काफ़ी फेमस है। तो इस तरह से जो माया सभ्यता है ये रह करके चर्चा में आता रहता है। तो ये जो स्मारक खोजा गया है, ये स्मारक कहाँ पर खोजा गया है, ये मैक्सिको का एक शहर है जिसका नाम है तबास्को। तो मैक्सिको के तबास्को में यह खोजा गया है। और इस स्मारक या स्ट्रक्चर का जो नाम दिया गया है वो क्या है, अगोडा फेनिक्स दिया गया है, जो कि 3000 साल पुराना है। तो याद रखिए कि पूछा जाए कि अगोडा फेनिक्स जो स्मारक या स्ट्रक्चर खोजा गया है वो कहाँ पर स्थित है, तो मैक्सिको के तबास्को में यह स्थित है। और यह 3000 साल पुराना है। और इसका निर्माण कब हुआ था, तो 800 BC से लेकर के 1000 BC के मध्य इसको बनवाया गया था। और यदि इसकी संरचना देखें कि यह कितना विशाल है, तो यह 4600 फीट लंबा है और 50 फीट यह ऊंचा है। तो इसकी विशालता को देख करके यह कहा जा सकता है कि इसको बनाने में काफ़ी लंबा वक्त लगा होगा और काफ़ी एनर्जी कंज्यूम हुई होगी। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि माया सभ्यता में बाद के समय में जो इस प्रकार के स्मारक या स्ट्रक्चर बनाए गए थे उनमें और इनमें एक फ़र्क क्या है कि जो बाद में बनाए गए थे उनमें राजाओं के या उच्च वर्ग के लोगों की बड़ी बड़ी मूर्तियां वहां पर देखने को मिलती हैं। मतलब उनके हेड्स और थ्रोन्स को वहां पर बनाया गया था। परंतु जो ये अगोडा फेनिक्स है, यहाँ पर इस प्रकार के स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते हैं राजाओं और उच्च वर्ग के लोगों के। तो इस प्रकार से यहाँ कहा जा सकता है कि जो अगोडा फेनिक्स वाला जहाँ पर स्ट्रक्चर था, इस समय लोगों के मध्य में समानता अधिक थी। मतलब ऊंच नीच इस प्रकार से जो वर्ग भेद था वो ज़्यादा नहीं था। तो याद रखिएगा एगोडा फिनिक्स किससे संबंधित है, तो ये माया सभ्यता से संबंधित है। आगे बात करते हैं लिडार तकनीक के बारे में। तो लिडार तकनीक यहाँ पर भी चर्चा में है और लिडार तकनीक अभी उसके बाद भी कॉन्टेक्स्ट में आता है या चर्चा में आता है। क्यों आता है कि कोविड-19 महामारी के चलते जो लॉकडाउन लगाया गया पूरे विश्व में, इस लॉकडाउन के दौरान क्या था, जो पुरातत्वविदों का जो खुदाई वगैरह का कार्य था उसको रोक दिया गया। तो इस सब के बाद भी
इंग्लैंड के पुरातत्वविदों के एक दल द्वारा अपने शोध कार्य को घर से ही लीडार अर्थात लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक के माध्यम से जारी रखा गया। इस वजह से यह तकनीक चर्चा में आई। पुरातत्वविदों के द्वारा हवाई सर्वेक्षण से प्राप्त डेटा के माध्यम से लीडार तकनीक का प्रयोग करते हुए हजारों डेटा छवियों का विश्लेषण किया गया तथा विश्लेषण करने के दौरान दल को निम्न साइटों के बारे में जानकारी मिली। कौन कौन सी साइटों के बारे में जानकारी मिली है? तो इसमें 2 रोमन सड़कों के हिस्से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 30 प्रागैतिहासिक काल के बड़े रोमन तटबंधों के बाड़ों का पता लगाया गया है। इसके अलावा 20 प्रागैतिहासिक काल के मृतक टीले, मध्ययुगीन काल के सैकड़ों खेत तथा कुछ खदानों की पुष्टि भी की गई है। और इसके अलावा इस दल द्वारा वर्तमान में तामार घाटी का अध्ययन किया जा रहा है, जो कि एक समृद्ध पुरातत्विक स्थल है। तामार घाटी के बारे में याद रखिए कहाँ पर स्थित है, तो यह ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है उसके जो वहाँ पर जो तस्मानिया द्वीप है वहाँ पर यह स्थित है। तथा जो तामार घाटी है इसमें लौह युग और रोमन युग से संबंधित कई स्थल विद्यमान हैं। और इसके बारे में कुछ तामार घाटी के बारे में और चीज़ें देखें तो यह जो तामार घाटी है, यहाँ पर जो तस्मानिया यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है ताम्र नदी या तामार नदी कह सकते हैं, दोनों नाम से जाना है, ताम्र नदी या तामार नदी। तो इस घाटी के ताम्र नदी के दोनों ओर लाउंसेस्टन से ब्रांस स्ट्रेट अर्थात ब्रांस जो जलसंधि है वहाँ तक 60 किलोमीटर उत्तर में स्थित तस्मानिया के सबसे सुंदर क्षेत्रों में से यह जो घाटी है तामार घाटी वह एक है। मतलब यह तस्मानिया द्वीप पर स्थित है। अब ये तस्मानिया द्वीप की जो अवस्थिति है उसको हम लोग लास्ट में मैप में देख लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तस्मानिया द्वीप के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं लीडार अर्थात लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक या पद्धति के बारे में। तो यह जो तकनीक है यह लेजर प्रकाश के साथ लक्ष्य को रोशन करने तथा एक सेंसर के साथ प्रतिबिंब को मापने के लिए दूरी को मापने की एक तकनीक है। तो इससे क्या किया जाता है, दूरी को मापा जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक लेजर प्रकाश जो होता है जो टारगेट होता है उस पर लेजर प्रकाश को डाला जाता है। अब ये लेजर प्रकाश जब यहाँ से प्रतिबिंबित होगी मतलब रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो इसी रिफ्लेक्शन के माध्यम से एक सेंसर लगा होता है, वो सेंसर इस रिफ्लेक्शन को मेजर करता है और जो डिस्टेंस होती है उसका मेजरमेंट किया जाता है। इसका जो प्रयोग है वो सामान्यतः भूवैज्ञानिकों तथा सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा उच्च रिजोल्यूशन क्षमता के नक्शे तैयार करने के अलावा किसी साइट का सर्वेक्षण करने के लिए किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर पुरातत्वविदों के द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। और जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं अर्थात जो रिफ्लेक्शन आती है, जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के उसको एक सेंसर के माध्यम से माप लिया जाता है। अब यदि इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस टेक्नोलॉजी का, तो लीडार तकनीक का जो प्रयोग है वो घरेलू वास्तुकला और क्षेत्र में खंदक मतलब एक तरह से खाई टाइप की, तो खंदक और किलेबंदी जैसी रक्षात्मक वास्तुकला को समझने में ये मददगार हो सकता है। इसके अलावा यह तकनीक जो है जल विज्ञान और जल प्रबंधन प्रणालियों को और अधिक विस्तार से समझने में मददगार साबित हो सकता है तथा इस तकनीक के माध्यम से क्या होती है, समय की बचत होगी। इसके अलावा जो वर्तमान में स्वचालित अर्थात ड्राइवर रहित कारों की जो चर्चा हो रही है या इस पे जो कार्य हो रहा है कि ड्राइवरलेस कार्य बनाने के लिए, जैसे कि आपका गूगल है, टेस्ला, ये इत्यादि जो कंपनियां हैं वो इस समय ड्राइवरलेस कारों को बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। तो उस कार में जो तकनीक का इस्तेमाल होगा उसमें भी लीडार तकनीक का उपयोग किया जाएगा। लीडार तकनीक का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा, चूँकि हमने बात की कि दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब उसमें ड्राइवर नहीं होगा तो कोई सेंसर होने चाहिए ना, जिससे कि आगे आने वाले अवरोध को उस गाड़ी को पता चल सके या उसके पीछे कोई गाड़ी कितनी डिस्टेंस पर है। तो इन सब चीज़ों अवरोधों के बारे में पता लगाने के लिए इस लीडार तकनीक का उसमें इस्तेमाल होगा। आगे चलते हैं कैप्टन अर्जुन के संबंध में, तो देख लेते हैं यह कैप्टन अर्जुन क्या है। तो भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने रेल यात्रियों एवं रेलवे कर्मचारियों की कोविड-19 से संबंधित स्क्रीनिंग एवं निगरानी को तेज करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है। मतलब जो लोगों के स्क्रीनिंग करने का काम या निगरानी के करने का काम जो एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता था उसको अब इस रोबोट के द्वारा किया जाएगा। ये जो अर्जुन जो ये रोबोट है इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, तो अर्जुन का पूरा नाम है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। और यह रोबोट जो है इसमें कई सारी चीज़ें लगी हैं, जैसे कि यह रोबोट मोशन सेंसर और इसमें एक PTZ कैमरा का पूरा नाम क्या है,
पैन टिल्ट जूम कैमरा और एक डोम कैमरा भी इसमें लगाया गया है। मतलब इन चीज़ों से यह युक्त है। और ये कैमरे क्या करेंगे, ये कैमरे संदिग्ध एवं असामाजिक गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। मतलब एक प्रकार का इसमें सॉफ्टवेयर डाला गया है, उस सॉफ्टवेयर की मदद से ये क्या करते हैं, संदिग्ध एवं असामाजिक जो गतिविधियां हैं उसको ट्रैक कर सकते हैं। अब इसका लाभ क्या होगा, तो यह जो नवाचार किया गया है, या जो कैप्टन अर्जुन के रूप में, तो यह नवाचार भारतीय रेलवे को कोविड-19 के दौरान अपने सुरक्षा उपायों को आधुनिक बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा यह रोबोट ट्रेनों में सवार होने के दौरान यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा और असामाजिक तत्वों पर नज़र रखेगा। अब इसके लिए किसी व्यक्ति को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तथा ये सेंट्रल रेलवे जोन की बारे में बात करें तो सेंट्रल रेलवे जोन है जो है यह भारतीय रेलवे के जो 17 जोन हैं उन 17 जोनों में से एक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में स्थित है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। तो परीक्षा में पूछ ले कि भारतीय रेलवे में कितने जोन है, तो 17 रेलवे जोन है। और ये जो सेंट्रल रेलवे जोन है इसे भारत में पहली यात्री रेलवे लाइन के संचालन का गौरव प्राप्त है। तो पहली रेलवे लाइन कब चलाई गई थी, पहली यात्री रेलवे लाइन, तो ये 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य संचालित की गई थी। और ये पूछा जाए कि इस समय गवर्नर कौन था भारत का, तो लॉर्ड डलहौजी था। और उसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1848 से लेकर के 1856 तक रहता है। और इसी के बाद कैनिंग आता है, और कैनिंग के ही लॉर्ड कैनिंग आता है। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आपका जो 1857 की क्रांति होती है वह होती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस के संबंध में, या इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। तो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, या इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, यह प्रत्येक वर्ष 13 जून को मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम है वह क्या रही है, मेड टू साइन। तो थीम याद रखिएगा, मेड टू साइन। और कब मनाया जाता है, 13 जून को। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो इस दिवस का उद्देश्य रंगहीनता के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा रंगहीनता से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरह के रंगों के लोग पाए जाते हैं। तो इनमें से कुछ क्या है, प्राकृतिक रूप से काले होते हैं, कुछ प्राकृतिक रूप से सफ़ेद रंग के होते हैं। तो कुछ व्यक्ति के शरीर में कुछ विशेष तत्वों की कमी की वजह से उनमें क्या होती है, रंगहीनता के वो शिकार हो जाते हैं। मतलब ना ही वो काले में आते हैं, ना ही वो सफ़ेद में आते हैं। तो इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को रंगहीनता के शिकार लोगों के साथ विश्व में होने वाले भेदभाव के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अब हम लोग थोड़ा सा रंगहीनता या एल्बिनिज्म को समझ लेते हैं। तो जो रंगहीनता या एल्बिनिज्म है, तो एल्बिनिज्म शब्द की जो उत्पत्ति होती है आपके लैटिन भाषा के एल्बस शब्द से होती है। तो जिसका अर्थ क्या होता है, सफ़ेद, ठीक है, मतलब जिसमें कोई कलर ना हो। और इसे एक्रोमिया, एक्रोमेशिया और एक्रोमोटोसिस भी कहा जाता है, या हिंदी में वर्णांधता या अवर्णता भी कहा जाता है। अब इसमें होता है क्या, तो यह जो है मानव शरीर में मेलानिन के उत्पादन में शामिल एंजाइम के अभाव में, तो ये जब एंजाइम का अभाव होता है तो इससे क्या होता है, मेलानिन का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो इससे त्वचा, बाल एवं आँखों में रंजक या जो रंग होते हैं, रंग के संपूर्ण या आंशिक अभाव द्वारा चिन्हित किया जाने वाला एक जन्मजात विकार है। तो इसके बारे में यह कथन याद रखिएगा कि यह जो है रंगहीनता, यह एक जन्मजात विकार होता है। और एल्बिनिज्म वंशानुगत तरीके से रेसेसिव जीन होते हैं, तो रेसेसिव जीन एलीलस को प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप यह जो कह सकते हैं जो रोग होता है, यह होता है। और यह केवल मानव को ही प्रभावित नहीं करता, यह मानव सहित सभी ऋणधारी जीवों को प्रभावित करता है। इसके अलावा जो एल्बिनिज्म है, एल्बिनिज्म से प्रभावित जीवधारियों के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, रजकहीन जीव या एल्बिनो इनको कहा जाता है। और यह बच्चों में आता कैसे, तो जब माता पिता दोनों के शरीर में एल्बिनिज्म जीन होते हैं, मतलब रंगहीनता के जो जीन होते हैं, तो उनसे पैदा होने वाले बच्चों को रंगहीनता या एल्बिनिज्म होने की संभावना
अधिक होती है। ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा, परंतु संभावना ज़्यादा होती है यदि माता पिता दोनों के शरीर में इस प्रकार के जीन होते हैं तो। और भारत में बात करें तो भारत में वर्तमान में एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों की जो संख्या लगभग कितनी है, वो 1 लाख है। तथा थोड़ी चर्चा मेलेनिन के बारे में कर लेते हैं कि मेलेनिन क्या होता है जिसकी वजह से रंगहीनता आती है। तो मेलेनिन जो है यह एक प्रकार का पदार्थ है जो हमारे शरीर में पाया जाता है, और मेलेनिन की कितनी मात्रा मनुष्य की त्वचा में मौजूद है, इसकी मात्रा के आधार पर ही किसी व्यक्ति की त्वचा का जो रंग होता है वो उसका निर्धारण होता है। जब बच्चे का शरीर उचित मात्रा में मेलेनिन का निर्धारण नहीं कर पाता तो बच्चे के बाल और आंखों का रंग क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। मतलब जितना ज़्यादा मेलेनिन होगा, मतलब मेलेनिन के आधार पर ही किसी की त्वचा का रंग कैसा होगा वो उसके आधार पर निर्धारित होता है। आगे चलते हैं, आगे हम लोग अब कुछ टिडबिट्स करंट अफेयर को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जर्मी क्लीन के बारे में। तो जर्मी क्लीन क्या है, तो DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने सुरक्षा बलों की वर्दी कीटाणु मुक्त और स्वच्छ करने के लिए जर्मी क्लीन नाम से एक सैनिटाइजिंग कक्ष या सैनिटाइजिंग चैम्बर को विकसित किया है। अब इसमें होगा क्या, तो यह जो सैनिटाइजिंग चैम्बर है यह 15 मिनट के भीतर जो सुरक्षाकर्मी हैं, इसमें पुलिस वगैरह इत्यादि सब आएंगे, तो सुरक्षाकर्मी के वर्दी के 25 जोड़े, मतलब 25 जोड़े वर्दी को ये सैनिटाइज कर सकता है 15 मिनट के अंदर, यह जो सैनिटाइजिंग चैम्बर होगा। तथा इसका यह जो चैम्बर, जो पहला जो चैम्बर कहाँ लगाया गया है, तो यह DRDO द्वारा विकसित यह सैनिटाइजिंग कक्ष या चैम्बर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है। इसी तरीके से जो चैम्बर अन्य जगहों पर स्थापित किए जाएंगे। तथा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि DRDO ने इस सैनिटाइजिंग चैम्बर को तो बनाया ही बनाया, इसके अलावा भी DRDO ने सुरक्षा बलों के पैर की सफाई के लिए सैनिटाइजेशन टनल और एक सैनिटाइजेशन मैट भी तैयार किया गया है इनके द्वारा। अब थोड़ा सा DRDO के बारे में देखें तो DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। और यहीं पर यदि आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी, 1969 में। तो थोड़ा सा डेट पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कुछ संगठन दे देगा और क्रम लगाने दे देगा कि किसकी स्थापना पहले हुई है, तो उस क्रम में आप उनको क्रम में सजाइए। तो DRDO की स्थापना 1958 में होती है और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में होती है। तथा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है, और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। और यह जो DRDO है यह रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत काम करता है, और यह रक्षा मंत्रालय का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। आगे चलते हैं, पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। तो यह जो सहकारी बैंक है चर्चा में क्यों आया, तो RBI ने हाल ही में कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक को उसकी कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण आगामी 6 माह के लिए ऋण देने और जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाए कि अभी हाल ही में RBI ने किस सहकारी बैंक पर जो है उस पर वित्तीय स्थिति के कारण कुछ समय के लिए रोक लगाई गई है, तो पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, और यह कहाँ पर स्थित है, तो यह कानपुर में स्थित है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, या हिंदी में कहें तो बुजुर्ग के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने वाला विश्व दिवस। तो यह प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है, और 2020 अर्थात इस वर्ष की जो इसकी थीम या जो विषय रही वो क्या रही है, लिफ्टिंग अप वॉइसेस। तो थीम याद रखिएगा, लिफ्टिंग अप वॉइसेस। और इसको मनाया कब से जा रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव संख्या 66/127 को अपनाकर इस दिन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी। तथा अगला है आपका वर्ल्ड विंड डे या ग्लोबल विंड डे। तो विंड यहाँ हवा वाला है, यह भी 15 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड विंड डे या ग्लोबल विंड डे 15 जून को मनाया जाता है। तो इसको मनाया क्यों जाता है, तो इसको मनाने का जो उद्देश्य है वह दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। अब ये इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखें कि इसको मनाया जाना कब से प्रारंभ हुआ है। तो ग्लोबल विंड डे की शुरुआत जो है यूरोप में वर्ष 2007 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी, यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा प्रारंभ की गई थी। जबकि वैश्विक स्तर पर देखें तो 2009 में होती है। 2009 में आपका यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन
और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने मिल करके विश्व स्तर पर इसे ग्लोबल विंड डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तथा थोड़ा सा जो ये ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इसके बारे में देखें तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना आपकी होती है सन 2005 में। कब होती है? 2005 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, ठीक है। और इसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसका नाम है ग्लोबल विंड रिपोर्ट। तो यदि कहीं पर आ जाए कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा की जाती है। अब कुछ चीज़ें विंड एनर्जी के बारे में, भारत के संबंध में कुछ फैक्ट को आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 32,280 मेगावाट की क्षमता के साथ भारत का चीन, अमेरिका तथा जर्मनी के बाद विश्व में चौथा स्थान है। यदि पूछा जाए पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है, ठीक है। तो क्रम याद रखिएगा, पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे जर्मनी है और चौथे पे भारत है। तथा 2022 तक भारत की पवन ऊर्जा क्षमता को 60 गीगावाट तक ले जाने का लक्ष्य भी है। जैसा कि 2022 तक हमारा नवीकरणीय ऊर्जा से जो एनर्जी उत्पादन करना है वो कितना करना है? 175 गीगावाट करना है। ये हमारा टारगेट है, जिसमें से 100 गीगावाट जो है आपका वो सोलर एनर्जी से होना है, जिसमें और जो 60 गीगावाट है वो किससे लेके आना है? वो आपका पवन ऊर्जा से उत्पादित करना है। तो इस प्रकार से 2022 तक जो हमारा लक्ष्य है पवन ऊर्जा का वो 60 गीगावाट तक पहुंचाने का है। तथा भारत की संपूर्ण ऊर्जा क्षमता में जो वर्तमान में है 3.2 लाख मेगावाट ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा का जो योगदान है कुल एनर्जी में वो कितना है? तकरीबन 10% का योगदान इसके द्वारा किया जाता है। तथा वर्तमान में भारत के 8 राज्यों में पवन ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अब यदि राज्यों के बारे में देखें तो नंबर 1 पर कौन है? सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो आपका तमिलनाडु में होता है। ये टोटल जो पवन ऊर्जा भारत में उत्पादित होती है उसका 29% अकेले इसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे गुजरात है, चौथे पे मध्य प्रदेश और पाँचवें पे राजस्थान है। तो यह क्रम याद रखिएगा, पहले पे तमिलनाडु, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे गुजरात, चौथे पे मध्य प्रदेश और पाँचवें पे राजस्थान है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि तस्मानिया को हम लोग मैप में देखेंगे लास्ट में। तो ये आपका मैप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है आपका तस्मानिया द्वीप और यहीं पर है ये बॉस स्ट्रेट या बॉस जल संधि। तो आप देखें मैप में तो इधर आपका साउथर्न ओशियन है जो कि हिंद महासागर का हिस्सा है और इधर आपका है तस्मानिया सी जो कि आपका जो प्रशांत महासागर है उसका हिस्सा है। तो ये जो आपकी बॉस स्ट्रेट है वो इन दोनों साउथर्न ओशियन और तस्मानिया सी को मिलाने का कार्य करती है और इसके अलावा ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य भूमि है उसको तस्मानिया द्वीप से अलग करने का कार्य बॉस स्ट्रेट के द्वारा की जाती है। और यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया का जो राज्य कौन सा? विक्टोरिया है और यहीं पर आपका कैनबरा भी है। और यहीं पर इस मैप में जब देख ही रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेट बैरियर रीफ है। तो यह क्या है? एक अवरोधक प्रवाल भित्ति है, विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इसकी ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में इसकी अवस्थित कहाँ पे है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा यह उत्तर और पूर्वी डायरेक्शन में, कहाँ पर? उत्तर और पूर्वी डायरेक्शन में ये यहाँ पर स्थित है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कहाँ पर स्थित? उत्तर पूर्वी, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।